वॉइसेस से मैं नीतू सिंह। कोरोना महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। इस बीमारी ने लोगों को शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी कमजोर किया है। महामारी के इस दौर में मानसिक स्वास्थ्य संकट की विभीषिका और इसके विभिन्न पक्षों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लखनऊ की एम्पावर स्किल फाउंडेशन की फाउंडर और काउंसलर वर्षा श्रीवास्तव, जिन्होंने इस महामारी के दौरान मानसिक रूप से टूट चुके लोगों में फिर से जीने की उम्मीद जगाई है। वर्षा जी 4 साल पहले सिर्फ 7 लोगों के साथ अपने एनजीओ की शुरुआत की थी और आज इस मुहिम में इनके साथ 250 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इनका एनजीओ स्लम्स अंडर प्रिविलेज के लिए, ओल्ड एज होम और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे जुड़ के और अपने विचारों को आपके समक्ष करके। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में जिस तरह के हालात से हम सब पिछले 1 साल से गुजर रहे हैं, इन हालातों ने हमें मानसिक तौर पर काफी कमजोर भी किया है। तो मैम, आपके अनुसार कोरोना के दौर में क्यों मानसिक स्वास्थ्य की शिकायतों में वृद्धि हुई है? तो मेरे सामने जो भी चीजें आई हैं, अगर मैं उसको एक सूत्र में बांधूं तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगी कि बहुत बड़ा एक जो मेजर प्रॉब्लम या मेजर आप कह सकते शिकायत जो वृद्धि की तरफ है वो ये है अकेलापन। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान बाहर निकल रहा होता है, लोगों के बीच उठ बैठ रहा होता है, तो लोग बात करने के लिए होते हैं, लोगों के पास अलग अलग काम होते हैं करने को, अपना काम कर रहे होते हैं। तो एक बहुत मेजर इशू जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया कि काम लोगों का चला गया, लोग घर पे बैठ गए, तो उससे वो मानसिक तौर पे तनावग्रस्त हो गए क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं है, एक जरिया जो पैसा कमाने का है या फिर लोगों से बातचीत करने का, मिलने जुलने का। तो लोग जो सोशल थे ना वो अब बहुत रिजर्व हो गए और जब वो रिजर्व हो गए तो उनको डिप्रेशन ने घेर लिया और वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गए। तो मेरे सामने बहुत से ऐसे इश्यूज आए हैं। अनदर इशू इज कि कुछ अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्योंकि कुछ पुरुष घर में बैठ गए, शादीशुदा जोड़ों की बात अगर हम करें तो वहाँ उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक आदमी जिसके पास काम नहीं है और परिवार है, गृहस्थी चलानी है, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पे निकाल रहा है, अपने परिवार पे निकाल रहा है, अपने बच्चों पे निकाल रहा है। उस केस में एक वृद्धि जो हुई है वो हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे अभी आगे भी मैं चर्चा करती रहूंगी। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे सामने आई और मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि एक इंसान एक काउंसलर की मदद तभी लेता है जब वो अपने आप का संयम खो देता है या उसका अपना दिमाग काम नहीं करता, तो सोच समझ नहीं पाता, उसकी सोचने समझने की जितनी भी क्षमता है वो खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास अगर लोग आए, अनजान लोग आए, उन्होंने बातें करी, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कितने परेशान होंगे। और एक और इशू जो है ऑब्वियसली कि कोरोना का डर, कोरोना के जो डर ने जो भय ने लोगों को एकदम भयावह कर दिया है, परिस्थिति को भयावह कर दिया है, वो बड़ी मुसीबत वाली बात थी। तो लोगों के अंदर डर भी बैठ गया था कि हमें हो जाएगा, हम नहीं बचेंगे या हम एडमिट हो जाएंगे, हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमें ब्लड नहीं मिलेगा। तो ये जो डर है ना, ये भी मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारी परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं। मैम, आपने किस एज ग्रुप के व्यक्तियों और मामलों के साथ सबसे अधिक काम किया है? एज ग्रुप अगर मैं बात करूं तो मेरे जितने कांटेक्ट में लोग आए हैं कहीं ना कहीं वो या तो मिडिल एज हैं, आई मीन आप कह सकती हैं कि 24-25 साल के ऊपर के लोग है ना, जिनके पास जॉब लगी और उसके बाद जॉब छूट गई है, इस तरह के लोग। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो जो युवा पीढ़ी है ना, जो युवा वर्ग है हमारा, वो बहुत जल्दी मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है क्योंकि वो उस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं कि हमें इस सिचुएशन से कैसे फाइट बैक करना है, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये बहुत जनरल भी बात है। जैसे पहले के लोग चीजों को समझते थे, अब शायद वो चीजें कम हो गई हैं। और दूसरा जो एज ग्रुप है वो है बुजुर्ग। तो इस तरह के लोग, एंड अगर आप एज से हट के जेंडर पे बात करें तो फीमेल मैक्सिमम है इसमें, ये भी एक बात है। एक समाज के रूप में हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं और मानसिक समस्याओं के बीच अंतर करने के लिए कितने परिपक्व हुए हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिपक्व तो नहीं हुए हैं। तो मानसिकता जो हमारी है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत
नीचे है। मतलब अगर हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं को देखें तो मानसिक समस्या मतलब मानसिक सोच की पहली बात कर लेते हैं, समस्याएं तो बात की बात है। जो हमारी मानसिकता है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। मनोविज्ञान तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो मानसिकता है वो नहीं ग्रो कर पा रही है। हमने अपने आप को जकड़ लिया है, हम मेंटली अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं मानसिक तौर पे बहुत बढ़ रही हैं। मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं तो खैर ही हैं, लेकिन जो मानसिक समस्याएं हैं उनके बीच में अगर हम अंतर करें तो पहली बात तो जब हम मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते किसी भी चीज को लेके तो हम डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर पाते ना, तो अंतर करने की परिपक्वता ही नहीं आ पाती आपके अंदर, क्योंकि ब्रेन इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग द होल बॉडी। अगर आपका ब्रेन एकदम स्टेबल नहीं है तो बहुत सी चीजें अपने आप अनस्टेबल हो जाएंगी। तो इसका तो मैं सिंपली जवाब दूंगी कि अगर मानसिक तौर पे जो समस्याएं हो रही हैं अगर वो थोड़ा अच्छे से बैलेंस हो जाएं तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी बैलेंस हो सकती हैं। इनको मैं आपस में एक इंटरसेक्शन देती हूँ कि कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरसेक्शन नहीं बट इंटरलिंक्ड है। और चीजें बैलेंस करने के लिए दोनों चीजों का अपनी अपनी जगह बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैम आपके पास इस महामारी के दौरान बहुत सारे केसेस आए हैं और बहुत सारे लोगों के से आपने इस विषय में बात भी की होगी, बहुत सारे लोग जी। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ इस टाइप के लोग आए जो आपसे मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, जब किसी व्यक्ति को आपके साथ बात करने में असहजता महसूस हो रही हो तो आपने उन्हें मेरे साथ हाल ही में ऐसा केस हुआ अभी जी। ऐसा हुआ था कि एक फीमेल है और उसके साथ मतलब 22-23 साल की लड़की है वो और उसके साथ डाइवोर्स केस था। मतलब वो अपने ससुराल से अलग हो गई थी। तो इतने कम उम्र की लड़की और हड़बड़ी में उसने शादी करी और फिर उसे अलग होना था। तो बराबर वो स्टेटस लगा रही थी कि मतलब मैं सुसाइड कर लूं तो मेरे पेरेंट्स को कोई टॉर्चर मत करे, कोई किसी को कहे मत मेरे परिवार में। तो उसका एक फ्रेंड था, उसने मुझे इस बात की खबर दी कि मैम मेरी एक फ्रेंड है और वो इस दौर से गुजर रही है और वो किसी से बात नहीं कर रही है। जब मैं पूछ रहा हूँ तो शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो उसने मुझसे बोला कि क्या आप बात उनसे कर सकती हैं? तो ऑब्वियसली मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने उससे लड़की से बात की तो वो पहले खुल के बोलना नहीं चाह रही थी और जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ बताने को तैयार नहीं, उसने बोला कि मतलब मैंने उसको समझाया कि मैं संस्था चला रही हूँ, मैं काउंसलर, आप मुझे एक फ्रेंड के तौर पे बता सकती हैं चीजें। तो धीरे धीरे उसने खुलना शुरू करा। तो मुझे उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल में लाने के लिए पहले मुझे कहीं ना कहीं उसके इमोशनल जो पॉइंट था ना उसको टच करना पड़ा कि ऐसा नहीं है कि आप ही हैं जिसके साथ कोई समस्या है, मैं भी बहुत दौर से गुजरी हूँ, मेरे साथ के भी बहुत से लोग हैं। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ है। हाँ, किसी की छोटी है तो किसी की बड़ी है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगी। और उस लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके साथ ससुराल में क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। एंड वंस शी टोल्ड मी, फिर मैंने उसको प्रॉपरली हैंडल करना स्टार्ट करा। तो इस तरह की भी केसेस आते हैं। अनदर कॉल आई गॉट की एक लेडी थी, उसने अचानक से मुझे नंबर उसको मिला कहीं से थ्रू सोशल मीडिया। उन्होंने मुझे कॉल करा, उन्होंने बोला मुझसे कि वर्षा जी आप मतलब संस्था चलाती हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपका नंबर एक पोस्टर से, बिकॉज हम अपने पोस्टर्स लोड कर रहे थे कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं फ्री में लोगों की संस्था के भी आपसे। तो उनको पोस्टर में नंबर मिला तो उन्होंने वो रोने लगी फोन पर। तो मैंने बोला क्या हो गया, रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने शेयर किया मुझसे अपने दिल की बात की मतलब मैं सोचिए कितनी असहाय महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको कॉल मतलब किसी अनजान को कॉल कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप दिल खोल के मुझे अपनी बातें बताइए। तो उन्होंने मुझसे शेयर की ये बात कि वर्षा जी मेरे पति नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ और मेरा बेटा है बस। और उनकी शायद मदर काइंड ऑफ यू कैन से कि उनकी भाभी थी। तो शी लॉस्ट हर मतलब सिस्टर इन लॉ। तो भाभी की डेथ हो गई तो ये इतना टूट गई कि ये अपने बच्चे को भी नहीं संभाल पा रही थी। तो मैंने उनको बहुत प्यार से समझाई सारी चीजें कि कहीं ना कहीं आपकी जो भाभी हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि आपका एक बच्चा है 12th में एंड यू आर अ सिंगल मदर। अगर आप इस एज में अपने बच्चे के पेट से ध्यान हटा के सिर्फ रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, तो आपका बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। फिर भाई वो तो गीली मिट्टी है, उसको जैसे ढाल दो वो ढल जाएगा। तो मैंने कहा अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगी
आप अगर अपने ही तकलीफों को लेके बैठी रहेंगी ना, तो उससे आपका बच्चा भटक सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए एक इंसान सपोर्ट सिस्टम था, वो आपकी भाभी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम थी, लेकिन अभी वो अगर नहीं है आपके साथ में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी समझ रही हैं कि आप इतनी मैच्योर हैं कि आप उनकी बैसाखी के बिना भी चल सकती हैं। तो उनको मैंने काफी काउंसिल करा और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कह के कि वो जो औरत रोते हुए कॉल करी थी, उसको मैंने हंसते हुए उसने कॉल काटा, मुस्कुराते हुए मैंने उसको जोक सुनाए। तो मैं पहले इंसान को नॉर्मल करती हूँ, फिर मैं उसको हंसाती हूँ। तो क्योंकि मेरा जो रोल है कि कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान परेशान है तो मुझे उसको किसी ना किसी तरह खुश करना है। मैं उसको क्या ही दे सकती हूँ, मैं उसको अपना वक्त दे के कुछ बातें समझा के उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम खुद प्रॉब्लम में होते हैं कभी कभी। मैं इस बात को बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी आपसे कि ऐसा बहुत सी सिचुएशंस होती हैं कि जब मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसी चीजें हो गई, तो आप खुद नॉर्मल नहीं है उस समय पे ना। और उस समय पे मुझे वो चीज भूलनी पड़ती है। अगर तो मैं आपको दिल से ये बात बता रही हूँ कि जब मैं दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम को भूल जाती हूँ थोड़े वक्त के लिए सही, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार अगला तो बहुत ही प्रॉब्लम में है, मेरी तो प्रॉब्लम तब भी बहुत कम है। तो मुझे भी वो बहुत सी चीजों से निकालने में मददगार साबित हुई है जो चीज मैं करती हूँ। तो मैं हर एक इंसान को ये चीज कहना चाहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को समझें, उनकी तकलीफों का निजात दिलाएं, उनको उनकी प्रॉब्लम से दूर करें, उनको कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलेगा। इस महामारी के दौर में वैसे जी क्या आपको लगता है कि परिवार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है हम सबके लिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स बनकर खड़े होने की जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है, तो क्या कहना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, वो अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इस महामारी के चलते परिवार कहीं ना कहीं तो महत्वपूर्ण बिल्कुल एक भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि जो लोग मुझे कॉल करते हैं, हो सकता है उनके परिवार से उनको सपोर्ट ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे परिवारजन भी हैं जो अपने परिवार में आपस में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो और ऐसा मैंने भी जो है फील करा, क्योंकि मैं ये बात शेयर करूंगी आपसे कि लास्ट ईयर मैंने अपने पापा को खो दिया मई में, और मैं अपना कैफे भी रन कर रही थी, ज्वेलरी का भी काम कर रही थी, एनजीओ भी चला रही थी। मैं 16-16 घंटे काम करती हूँ पर डे, और मेरी ऐसी हालत होती है कि मैं वक्त नहीं दे पाती किसी को। तो जब ये महामारी आई एकदम से, तो सारी चीजें बहुत कम हो गई ना, मतलब बिल्कुल बंद ही हो गई थी एक टाइम पे। तो मैं उस पीरियड में अपने परिवार के साथ समय बिता पा रही थी और सारी चीजें। एंड व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे ये चीज लगी क्योंकि कम से कम मैं 3 महीने सुकून से अपने पेरेंट्स, अपने पापा के साथ टाइम तो बिता पाई, उनसे बातें कर पाई, उनके साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाई। तो कम से कम जिन बच्चों को, जिन माँ बाप को अपने बच्चों से लगाव होता है, जिन बच्चों को अपने माँ बाप से लगाव होता है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप टाइम स्पेंड कर सकते, अच्छे से वक्त बिता सके अपने पेरेंट्स के साथ में। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स की बात की, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स बन के खड़े होने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सब एक साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज मैं खुद देख रही हूँ, और मैं जब उनको मोटिवेट करती हूँ ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से दूर नहीं होना चाहते, बट हो जाते हैं इनडायरेक्टली। कहने का मतलब है, अब कोई जॉब कर रहा है, वो इंसान अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहता है, लेकिन भाई नहीं है टाइम, तो कैसे बिताएगा? तो क्या होता है ना कि जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो हो गया है, तो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के चलते जितना भी टाइम लोगों को मिलता है वो अपने घर पे हैं, अपने घर वालों के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है परिवारों में। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज। तो वर्षा जी, आप हमारे दी वॉइसेस के मंच से, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो हमारे युवा पीढ़ी पे पड़ा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी से या हमारे समाज के उन बुजुर्गों से जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा तनाव में जी रहे हैं या अपने परिवार से अलग हो चुके हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी कुछ भी हो, आप कोरोना का एक जो पल देख रहे थे
जितना भी पल हमने जिया अभी तक, सेकेंड वेव तक, अभी थर्ड वेव का भी सुन रही हूँ मैं, तो जितना वक्त हमने दिया और जिया, तो आपने ये चीज देखी होगी कि हमें समय का पता ही नहीं चला। कितने परिवारों में से कितने लोग खो दिए हमने। अगर आज के जमाने में हम एक दूसरे से कंधा मिलाने की बात करते हैं, कदम मिलाने की बात करते हैं, तो वो कदम और कंधे तभी मिलेंगे जब हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और ये तो स्पेशली मैं युवा वर्ग को बोल रही हूँ, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक टाइम था जब होता था कि उम्र हो गई तो मर गए, अभी तो आए दिन यही सुनने को मिलता है। पूरे सेकेंड वेव में मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार हो जिसके परिवार, पूरे खानदान की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान ना गया हो। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सुनने को मिला है। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ कोरोना ना हुआ हो या कहीं कोई दुख की घड़ी ना आई हो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग मन में द्वेष रखते हैं, एक ऐसी ईर्ष्या की भावना रखते हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे से, युवा पीढ़ी में गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत अग्रेशन है, उसको थोड़ा काम डाउन करिए। प्यार के लिए टाइम नहीं बचता, लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी आप लड़ते ही रहोगे, फिर कोई वही नहीं है। और इंसान कल को आप किसी से यू आर फाइटिंग एंड वंस ही विल गो फ्रॉम द लाइफ, तो आपको इस चीज का बड़ा पछतावा होगा। तो जस्ट बैलेंस एवरीथिंग, सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करके चलें। ये बस मेरा कहना है कि चीजों को अच्छे से समझदारी से बैलेंस करें, प्यार मोहब्बत से रहें। बुजुर्गों के लिए तो मैं स्पेशली, वो भी मैं युवा से ही बोलना चाहूंगी कि उनको आपके टाइम की, आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, मैं वक्त बिताने जाती हूँ, तो मुझे पता है कि वो मेरी शक्ल देख लेते हैं या मेरी टीम वालों की शक्ल देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये लोग मेरे लिए समय निकाल के आए हैं, तो उनके चेहरे पे जो चमक होती है ना, वो देखने लायक होती है। उनकी आंखें एकदम चमक जाती हैं, जो इतना मतलब सब कुछ करके आपको बना के दे चुके हैं। वक्त है कि आप भी उनका सहारा बने, आप उनका साथ दें। तो मेरा बस यही मैसेज है कि चाहे महामारी कितनी भी बड़ी हो, अगर आप में एकता है, प्यार है, मोहब्बत है, धैर्य है, सब सही हो जाता है। घर पे रहें, अच्छे से रहें, बस यही मेरा कहना है। वर्षा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने दी वॉइसेस की बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपका बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।